मैं माननीय मंत्री से सीधे सवाल कर रहा हूं कि जिसका जवाब दें कि बिहार में एक मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 साल पहले तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने किया था। जिस अनुसंधान केंद्र के जरिए बेगूसराय में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसके जरिए बिहार के 15 जिला में जो किसान मक्का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव केंद्र को उठा करके बेगूसराय से शिमोगा कर्नाटक ले जाने का एक जवाब आया है सरकार का। बिहार के एनडीए के 30 सांसद भी हैं, सदन के भीतर इस पर चर्चा नहीं करना बजट पर, इससे ज्यादा बिहार के लिए दुखदाई नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जवाब देते समय इस बात का जिक्र करें कि शिमोगा में अगर मक्का अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है तो वहां एक नए संस्थान का स्थापना हो, बेगूसराय से हटाने की क्या आवश्यकता है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूसा, जो दिल्ली का जो पूसा है, किसी जमाने में वो बिहार में हुआ करता था, और बिहार में जब वो पूसा था तो बिहार में गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। इस देश में आजादी के समय 32% गन्ना का उत्पादन बिहार में हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने पूसा को उठा करके समस्तीपुर से लाकर जब दिल्ली में बनाया तो आज हम गन्ना उत्पादन में हम निचले स्तर पे जा चुके। अभी एक मित्र ने बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को यह कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और हमेशा की तरह मंगरुआ के चौपाल पर भाई ही बैठते हैं। भाई नेता भी होता है तो स्वाभाविक है कि राजनीति से जुड़ी हुई सवाल होगी। सुधाकर जी, पार्लियामेंट चल रहा है, लगातार आप सक्रिय ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, कितना सुना जा रहा है? क्योंकि सरकार पर बार बार यही आरोप लगता है कि लोग सुनता ही नहीं है, लेकिन आप तो कह लेते हैं। सच बात है कि जो अभी दिल्ली की सरकार में बैठे लोग हैं या बिहार की सरकार में बैठे लोग हैं, जो डबल इंजन के लोग, वो विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाहते हैं, या शायद विपक्ष अपनी बात को उस प्रभावी तरीके से नहीं रख रहा है। लेकिन समस्या तो है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि क्यों नहीं सुनी गई, लेकिन हालत जो बन रहे हैं कि विपक्ष के आवाज़ को नहीं सुनना, पार्लियामेंट कई दिन लगातार अड़चन हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज कि कल एक तरफ मंत्री किसान मोर्चे के साथ बात भी कर रहे थे, और दूसरी तरफ किसान मोर्चे के किसानों को चंडीगढ़ बुलाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह का जो विश्वास का संकट इस देश के भीतर पैदा किया जा रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा भारत की सरकार पर कि कोई भी इस तरह के संकट में वो किसी का। मणिपुर के सवाल को आप देख लें, लगातार वहाँ दुराचार हो रहा था, वहाँ पे आज भी 2 साल इनको निर्णय लेने में लगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। अपनी ही गलतियों को स्वीकार करने में तब तक वहाँ हजारों लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बिहार के भीतर आप देखें कि लगातार हम लोग कह रहे थे कि वहाँ पे दीपक कुमार जैसे लोग पूरे डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। सुधाकर जी, दीपक कुमार की चर्चा आपने की। दीपक कुमार की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के सरकार पर, जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से नीतीश जी पर एक आरोप कहें या उनके काम करने का तरीका कहें, बार बार ये कहा जाता रहा कि नीतीश जी जो है अधिकारियों की सुनते हैं, और अधिकारियों की सुनने से ज़्यादा उन अधिकारियों की सुनते हैं जो कि सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये अधिकारी लोग भी भूजा पार्टी में शामिल होता है। कौन है दीपक कुमार? जिस भूजा पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं वह भी एक पूर्व अधिकारी रामचंद्र प्रसाद, आरसीपी या आरसीपी टैक्स के रूप में बिहार में विख्यात थे, कुख्यात थे, ने जिक्र किया था। वह भी कोई आम आदमी ने उसको उद्भेदन नहीं किया था, मीडिया ने उद्भेदन नहीं किया था। अधिकारियों का ही एक गिरोह का आदमी, सरगना, जो सत्ता के सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, उद्भेदन किया था।
लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस भोंजा पार्टी अभी भी उसी तरह से चल रही है। भोंजा पार्टी के जो वरिष्ठ रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो एक कार्टेल गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। उस गिरोह का जब मैंने साक्ष्य सहित उद्भेदन किया, आरसीपी साक्ष्य सहित उद्भेदन नहीं किया क्योंकि उसके हिस्से थे। उद्भेदन करते तो वो भी पनिश होते, लेकिन केवल और केवल मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करने के लिए एक शिगुफा दिया और चुप हो गए। कई अवसरों पे आपने देखा होगा बिहार में कई लोगों ने डीके टैक्स की चर्चा किया, लेकिन कभी साक्ष्य के साथ उद्भेदन नहीं शुरू किया। में तेजस्वी यादव ने भी कहा था डीके टैक्स, लेकिन बड़े माने संयत लहजे में कहा था, तो समझ में नहीं आया कौन सा डीके टैक्स। हम लोग तो कांग्रेस के रीजन में जयंती टैक्स सुनते रहते थे। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो इन्होंने कहा था जयंती टैक्स। बिहार में कौन सा डीके टैक्स समझ नहीं पाए थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास साक्ष्य के तौर पे कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध हुआ होगा, इसी के चलते वो दबी जुबान से, लेकिन मौखिक तौर पे उनको जानकारी था। आप जानते ही हैं कि लोकतंत्र में जब बात अगर सीधे किया जाए तो बिना साक्ष्य का करने से कभी कभी मानहानि के केस भी दर्ज होते हैं और कई तरह की उसको परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन लोगों ने विश्वास करके, नौकरशाही के ही कुछ वरिष्ठ लोगों ने सभी साक्ष्य मेरे को जो प्रस्तुत किया और उस साक्ष्य के आधार पे हमने बिहार को बताया किस तरह से दीपक कुमार उर्फ दीमक कुमार बिहार को एक परियोजनाओं में संगठित तरीके से लूट ले रहे हैं। अभी तक किकबैक मनी के रूप में उनको मिल रहा था, कट मनी के रूप में मिल रहा था। इस बार योजना ही भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई। राजकोष से सीधे पैसा निकाल करके अपने लोगों को पुरस्कृत करने की योजना तैयार की गई थी, जिसका मैंने उद्भेदन किया और साक्ष्य के साथ उद्भेदन किया। इस पर उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जानते ही हैं कि मैंने पब्लिक डोमेन में भी है कि माननीय राज्यपाल महोदय जी के यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ भी व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किया है और हमको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी बिहार में और दीपक कुमार जैसे लोगों से मुक्ति मिलने की उम्मीद मैं करता हूँ। और नहीं तो जाहिर है कि वो लोग मिले हुए हैं। एक दीपक कुमार का साक्ष्य आपको किसी ने दिया, और कितने दीपक कुमार हैं जो कि बिहार को 20 साल से लगातार दीमक लगाए हुए हैं? देखिए, दीपक कुमार के अलावा आप देखेंगे इसमें तो आनंद किशोर के भी साक्ष्य आए थे। वित्त सचिव जो बिहार के हैं उनके भी साक्ष्य आए थे मेरे पास। आप देखेंगे तो एक विभाग का और हमने जिक्र किया था, वो छोटे स्तर पे जिक्र किया था हमने। तो ये और भी साक्ष्य आएंगे। स्वाभाविक है कि हमारी कोई बड़ी लंबी चौड़ी टीम नहीं है, ये एक लंबे पेचीदा काम है जिसको रिसर्च के साथ पढ़ना पड़ता है, दस्तावेजों को सीक्वेंस के साथ प्रस्तुत करना होता है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई आएंगे, इस तरह से खुलासे आएंगे। और आज तक आपने देखा होगा कि सत्तारूढ़ दल एनडीए की तरफ से कोई भी बचाव में बयान नहीं आए, पहली बार, या किसी अधिकारियों के समूह के द्वारा हम बचाव में बयान नहीं आए। इससे जाहिर है कि उन लोग मानते हैं कि गड़बड़ी हुआ है, लेकिन गड़बड़ी ठीक कैसे हो इसके लिए बिहार में जन लोकपाल तक नहीं, लोकपाल की स्थापना हो, यहाँ भ्रष्टाचार का मामला लेके जा सके। लेकिन आज तक बिहार में कानून बनने के बाद जन लोकपाल की नियुक्ति नहीं है, शायद भारत सरकार ने भी नियुक्त नहीं किया। तो ये एक तरफा जिस तरीके से भ्रष्टाचार को पोषित की जा रही है सरकारों के स्तर पे, और जो एनडीए का जो कुनबा है, ये एकदम यूनिक टाइप है। ऐसा कभी देश में 70-75 सालों में नहीं हुआ था। तो सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो सुधाकर बगावत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लोग मंत्री बनने के लिए लालायित रहते हैं और कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाना सबके बस की बात नहीं है। बगावत का असर कितना है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आप है। देखें, मैं ये वोट पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कह सकता कि कितना वोट कहाँ कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस मामले को लेकर के कि बिहार में मंडी कानून होना चाहिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जिस पर आधार पर हमने बगावत किया था, इस्तीफा दिया था, वही सरकार इस बार के बजट में आपने देखा होगा कि बिहार में मंडियों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1250 करोड़ रुपये, 1283 करोड़ रुपये का बजट लेके आई है। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है,
जो 13-13.5 करोड़ जो आबादी है बिहार में, 75% किसान लोग हैं, 10-11 करोड़ लोग, उनके लिए छोटा रकम है। लेकिन सरकार ने झुका। जिन लोगों ने कहा था कि हमारे रहते मंडी कानून नहीं बनेगा, वही नीतीश कुमार की सरकार ने मंडी कानून को एक्सेप्ट किया 2 साल बाद। ये बगावत का असर था, मेरे इस्तीफे का असर था। ये बिहार के लोगों के लिए उपलब्धि मैं मानता हूँ। ठीक है कि हम लोग जिस बड़े स्तर पे कल्पना किए थे उस स्तर पे नहीं लेकर आए हैं, लेकिन एक रास्ता खुला है। जब हम सरकार बनाएंगे बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक का, तो हम इसको बड़े स्तर पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि बिहार में जो किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज हैं, सब्जी हैं, फल हैं, लीची है, गन्ना है, मक्का है, चावल है, गेहूँ है, मखाना है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो पहुँच बने। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और हम लोग लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने देखा होगा कृषि रोड मैप के नाम पे बिहार में 4.5 लाख 5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। उसका छोटा हिस्सा में भी काम हो गया होता और बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ गई होती। और जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, पलायन नहीं रुकेगा। पलायन का कारण ही है आमदनी, और इसको रोकने का एक ही तरीका है किसानों की आमदनी बढ़ाना। तो सागर जी, आपके यहाँ पलायन यात्रा हो रहा है, स्वाभाविक है, वो बिहार के लिए एक है समस्या है। इंडिया ब्लॉक के लोग, इंडिया ब्लॉक के एक साथी कांग्रेस के द्वारा उस अभियान को शुरू किया गया है। एक अच्छी पहल है बिहार के लिए, नौजवानों के लिए। मुद्दों पे बात तो होनी ही चाहिए। बिना मुद्दों पे बात का बिहार कैसे विकास करेगा? जो लोग ये सोचते हैं कि हम मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे हम मस्जिदों की खुदाई करके हम कुछ नई बात कर लेंगे, वो विकास की नहीं, विनाश की बात कर रहे हैं। ये वास्तविक समस्या है बेरोजगारी, वास्तविक समस्या है पलायन, वास्तविक समस्या है अशिक्षा बिहार के लिए। किसानों की आमदनी का सवाल है। उस पर अगर कोई साथी, कोई भी बिहार में कार्यक्रम करेगा, हमारा उसके साथ नैतिक समर्थन रहेगा। शारीरिक समर्थन और फिजिकली वहां उपस्थित होकर समर्थन क्यों नहीं रहेगा कि केवल नैतिक समर्थन रहेगा? जिस अभियान को लेकर के साथी चल रहे हैं जी, वैसा अभियान हम लोग भी चला रहे हैं। जी, तो एक ही समय में हम कई अभियान नहीं चला सकते। जी, जिस फिजिकल की बात कर रहे हैं, शरीर की उपस्थिति के रूप में, पार्लियामेंट का सेशन है, जी, जहां हमारी सबसे बड़ी पंचायत है इस देश जी। की, जहां लोगों के बजट से लेकर के सभी लोगों के सवाल को लेकर खड़ा होना है। जी। तो उस परिस्थिति में हम पर्टिकुलर एक सवाल को लेकर के हम सड़क पर यात्रा नहीं कर पाएंगे 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल के बाद जब हम लोग यहाँ से पार्लियामेंट के कारण से मुक्त होंगे, तो हम लोग इस तरह के अभियान को संचालित करेंगे बिहार में। इतना सब कुछ करके करेंगे क्या? 2005 के पहले तो बार बार कहा जा रहा है कि 2005 के पहले कुछ हुआ नहीं, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2005 से लेके 2024 तक लंबा वक्त होता है, अब थक गए होंगे। उम्मीद कैसे करें? देखिए, अगर हम आपकी अगर कोई रिसर्च टीम हो तो आप देख लें कि 20 साल में बिहार के जीडीपी सिकुड़ गया। राष्ट्रीय और योगदान जो हमारा लालू प्रसाद जी के रिजिम, मैंने राबड़ी देवी जी के रिजिम लास्ट 2005 में हम राष्ट्रीय स्तर पे 3.56% थे। राष्ट्रीय स्तर पे हम जीडीपी में, जो घट करके 3.40% हो गया। तो ये घट रहे हैं। आप यहाँ देखें कि प्रति व्यक्ति आय जब देश में अगर 1 लाख है, तो आज 31 रुपया बिहार का है। जहाँ बिहारियों का आमदनी 31 रुपये है, जहाँ भी देश के लोगों का 100 रुपये है। तो ये सवाल है कि लगातार हम पीछे जा रहे हैं, और ये जब हम पीछे जाएंगे तो हम ये 20 सालों में थके हुए लोग बिहार को पीछे ले गए हैं, आगे नहीं ले गए हैं। तुलनात्मक रूप से आप कहते हैं कि कोई सड़क बन गई, तो उस समय देश स्तर पर भी सड़कें कम थी। आज गुजरात में प्रति लाख 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, और बिहार में 5.5 किलोमीटर है। तो 20 साल में भाई आपने कौन काम किया? आपने गुजरात जिस रफ्तार से, महाराष्ट्र जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, क्या बिहार बढ़ा? नहीं। यहाँ तक कि हम राष्ट्रीय औसत के बराबर भी नहीं बढ़े। अगर हम राष्ट्रीय औसत के भी बराबर बढ़े होते तो ये हमारा जीडीपी 3.5% से बढ़कर 4% होना चाहिए था राष्ट्रीय स्तर पे, जो घट गए हम। प्रति व्यक्ति आय हम घट गए हम। तो ये लगातार तो इंडिकेटर्स हैं।
आपने देखा होगा जो पॉलिसी डायलॉग हुआ था, हम लोगों ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था, तो तमाम इंडिकेटर्स उभर कर आए थे। हम राष्ट्रीय स्तर पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, 7.25% ग्रेजुएट हैं बिहार में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 15% लोग ग्रेजुएट हैं। आखिर कोई को किसी को नौकरी अगर मिलेगा, जब तक उसकी पढ़ाई नहीं होगी तो नौकरी कैसे मिलेगा? इस पढ़ने के लिए जो संस्थानों का निर्माण बिहार में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। विशेष पैकेज नहीं दे सकते, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, पैकेज देने में कहाँ कानूनी अड़चन है? आप क्यों नहीं बिहार के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं? आप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देते, 5 एम्स दे देते, 5 IIT दे देते। कितने नवोदय मांग रहे हैं आप, वो तो मिल नहीं रहा। आप कहाँ एम्स और कहाँ क्या? ये जो डबल इंजन की सरकार, कुछ दिल्ली वाले देना नहीं चाहते, और जो कुछ मिलता भी है तो बिहार वाले लेना नहीं चाहते। नवोदय और सेंट्रल स्कूल के लिए बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही। नीतीश कुमार ये मिले हुए लोग हैं। आप देखेंगे कि एक मक्का रिसर्च इंस्टीट्यूट था बेगूसराय में, चतुरानंद मिश्र हमारे पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार, हम इंटरव्यू किए हुए हैं चतुरानंद मिश्र जी का। आज वो मक्का में पूरे बिहार 1 नंबर हो गया देश में उस इंस्टीट्यूट के चलते, उसको उठा करके कर्नाटक ले जा रहे हैं। तो मक्का तो मोटंजा होता है ना, मखाना खाइए। मोटंजा खाने के लिए अमृत अन्न श्री अन्न मिलेट मोटंजा, ये तो अभियान देश में चल रहा है ना, हुआ ना, मोटंजा से वंचित करने का षड्यंत्र हुआ ना। नहीं कहने में कि मान लीजिए कि वो कहीं चला गया, आपके पास तो पाकिस्तान का वीजा है ना, पाकिस्तान जाइए। बेगूसराय से चला गया तो क्या? हम तो कह रहे हैं अमेरिका का वीजा दे दो ना भाई, भाजपा RSS वाले को पाकिस्तान भेज दो, और हम लोग को अमेरिका भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, बाकी बिहार के लोगों को हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों पाकिस्तान का वीजा दे रहे हो भाई? देना ये तो अच्छा वाला वीजा दो। अपने भाजपा RSS वाले अपने बेटे बेटी को अमेरिका का वीजा दे रहे हैं, इंग्लैंड का, जो गुजरात से भाग रहे हैं लोग। भाई कौन, नीरव मोदी कोई इस्लामाबाद तो गए नहीं, विजय माल्या तो अफगानिस्तान नहीं गए, तो उसी तरह से बिहार के गरीब लोगों को वीजा दो अमेरिका का, इंग्लैंड का। ये पाकिस्तान जाने की क्या बात हो रही है? मैंने जबरदस्ती आप मक्का खाते रहना चाहते हो, मखाना खिला रहा है तो मक्का जाने दीजिए। गुजरात से चला गया। आप जिस मखाना की चर्चा कर रहे हैं वो भी आईवास है। एक नारियल विकास बोर्ड बना था बिहार में, बिहार में कितना नारियल लगाया गया और नारियल का कितना विकास हुआ? ये भारत सरकार नारियल बोर्ड बनाई थी, क्वायर बोर्ड बनाई थी, जूट के लिए बोर्ड बनाए थे भारत सरकार के लोग। ये बोर्ड केवल बोर्ड लगा देने से नहीं होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपने पैसा कितना लगाना चाहते हैं आप? मैंने बोर्ड लगा के काम चल जा रहा है। हाँ, ये अब वोट के लिए बोर्ड लगा करके काम चला रहे हैं, वोट से ही वोट ले रहे हैं बस। वास्तविक रूप से धरातल पे देखें तो नारियल बोर्ड, क्वायर बोर्ड और जूट बोर्ड बिहार के लिए बना था। तीनों इंडस्ट्री खत्म हो गई बिहार में। मुझे तो डर है कि मखाना बोर्ड के जरिए मखाना को खत्म कर देंगे ये लोग। आगे